हम डेमोक्रेसी को यूजुअली सिर्फ इलेक्शन से जोड़ देते हैं, पर एक इम्पोर्टेंट सवाल ये है, क्या सिर्फ वोट देना ही डेमोक्रेसी होता है? या फिर डेमोक्रेसी तब होती है जब आम आदमी डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बनता है? अगर सारे बड़े डिसीजन स्कूल, पानी, राशन का डिसीजन गवर्नमेंट ले ले, तो लोकल प्रॉब्लम्स का रियल सॉल्यूशन कभी नहीं मिलेगा। इसी प्रॉब्लम का आंसर देने के लिए हम डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को पढ़ेंगे। अगर आप मास्टर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या बैचलर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो ये चैप्टर आपको बड़े क्वेश्चंस में हेल्प करेगा। मतलब ये चैप्टर अगर आप पूरा सुन लेते हो, तो डिसेंट्रलाइजेशन पे आप अच्छे बड़े क्वेश्चन आराम से लिख सकते हो। और स्टेट या यूपीएससी, यूजीसी नेट अगर इनमें कर रहे हो, तो माइन्यूट माइन्यूट डिलेड डिटेल्स भी मैं आपको देने वाली हूँ, जो आपको बहुत हेल्प करेगी। तो वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन पार्ट। आज हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं एमपीएस 16 की, और ये है डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल गवर्नेंस। इसका यूनिट 1 पढ़ेंगे आज हम, कॉन्सेप्ट, एवोल्यूशन एंड सिग्निफिकेंस। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन होती है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जिसके थ्रू राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक जितनी भी पावर्स हैं, इनको सेंट्रल लेवल से ट्रांसफर करके ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाना। जैसे पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, इन तक पहुंचाना। मतलब पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर जो है गवर्नमेंट की, इनको हर स्टेज के साथ बांटना, हर लेवल के साथ बांटना। तो ये आइडिया कहाँ, इस बिलीफ में छुपा हुआ था कि डेमोक्रेसी तभी मीनिंगफुल होती है जब लोग इसमें पार्टिसिपेट करें डायरेक्टली, डिसीजन मेकिंग में, शासन व्यवस्था में, स्पेशली सबसे नीचे वाला लेवल जो है ग्रास रूट लेवल, विलेज लेवल। तो एक लार्ज और डाइवर्स कंट्री है जैसा इंडिया, इतना बड़ा कंट्री है, विविधताएं हैं इतनी, चाहे मौसम में देख लो, चाहे एरिया में देख लो, रीजन में देख लो। तो यहाँ पर सेंट्रलाइज गवर्नमेंट अकेली सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन नहीं निकाल सकती, सारी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती। इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन हेल्प करता है गवर्नमेंट को लोगों के नजदीक लाने में, रि- उनकी जिम्मेदारी बढ़ाने में, और डेमोक्रेसी को पावरफुल करने में। तो जैसे अगर लोकल एरिया में इश्यूज हैं, पानी का, रोड्स का, टॉयलेट्स का, सैनिटेशन का, एजुकेशन का, तो ये बेटर हैंडल वहां पर रहने वाले लोग ही कर सकते हैं, ग्राम पंचायत कर सकती है। स्टेट और सेंटर के अथॉरिटीज के ये बस की बात नहीं होती, क्योंकि वो उस प्रॉब्लम को समझ ही नहीं पाते। एक सेंटर में बैठे व्यक्ति को पता ही नहीं होता कि ग्रास रूट पर कितनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, बट वो इतनी मेजर होती हैं उनके लिए कि उसके लिए उनके बिना उनका सर्वाइवल नहीं होता। तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग क्या है? डेवोल्यूशन ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिसोर्सेज ऑफ टू डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लोकल इंस्टीट्यूशन। तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? कि पावर को ट्रांसफर करना, अथॉरिटी को ट्रांसफर करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रांसफर करना, रिसोर्सेज को ट्रांसफर करना, एक सेंटर से लेकर लोकल इंस्टीट्यूशंस तक। और लोकल इंस्टीट्यूशन में भी इलेक्टेड लोग होने चाहिए। मतलब जिनके पास पावर आए, वो अपॉइंटेड लोग नहीं होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आईएएस ऑफिसर एग्जाम देकर आईएएस ऑफिसर बना, उसको लोग गांव में अपॉइंट कर दिया, नहीं, वहीं के लोकल लोगों में से चुनना। तो ये डिफरेंट होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन से। एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि एक चुने हुए व्यक्ति, अपॉइंट किए हुए व्यक्ति को सेंटर से या स्टेट से उठाकर गांव में अपॉइंट कर देना। पर ये ऐसा नहीं है, अथॉरिटी चुनी जाती है, अपॉइंट नहीं की जाती। लोकल बॉडीज को संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है, पंचायत को, म्यूनिसिपल कमेटी को, म्यूनिसिपैलिटी को, कॉरपोरेशंस को, और डिसीजन मेकिंग में लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो की एलिमेंट क्या आया हमारे पास? कि पावर का ट्रांसफर होता है, डेवोल्यूशन होता है। डेवोल्यूशन वर्ड आपसे यूजीसी नेट में तो बहुत पूछा जाता है कि डेवोल्यूशन क्या होता है। तो डेवोल्यूशन पावर का ट्रांसफर करना होता है, रियल पावर ट्रांसफर करनी है, ड्यूटीज नहीं। उनको काम नहीं देना कि तुम ये काम कर लो, तुम ये काम नहीं। वो लोग डिसीजन भी खुद लेंगे, वो प्लानिंग भी अपनी खुद करेंगे, सब काम अपना करेंगे। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन
इलेक्टेड पंचायत और म्युनिसिपैलिटी होती है, उनके पास स्वायत्तता होती है, ऑटोनॉमी होती है कि वो अपने प्लान बनाएँ, उनको इम्प्लीमेंट करें अपनी डेवलपमेंट के लिए। लोगों का पार्टिसिपेशन होता है और उनकी ज़िम्मेदारी भी होते है। लोकल जो लोग चुन कर आते हैं, वो लोगों के लिए ज़िम्मेदार भी होते हैं। तो इसके लिए महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज का जो नारा दिया था या ग्राम स्वराज का जो आंदोलन किया था, वो इसीलिए महात्मा गांधी इनसे जुड़े हुए हैं। तो 73वां संविधान अमेंडमेंट जो हुआ था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1992 में हुआ था, इससे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन रूरल इंडिया में आया, वहां पर पंचायती राज शुरू किया गया। तो इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ? प्री इंडिपेंडेंट पीरियड की बात करें, आजादी से पहले की, तो गांव में अपनी कम्युनिटी होती थी, पंचायत बन जाती थी, लोग अपने ही अच्छे थोड़े समझदार व्यक्ति को सरपंच बना देते थे और वो सेल्फ गवर्निंग करते थे वो लोग। ब्रिटिश ने भी अपनी प्रशासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, अच्छी तरह से चलाने के लिए लोकल बॉडीज में अपने लोग अपॉइंट कर दिए थे, ताकि उनको कन्वीनियंस हो जाए। इंग्लैंड में बैठ के शासन करना होता था तो लोग ही अपॉइंट कर सकते थे वो यहाँ पर। बट पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया या आजादी के बाद की बात करें, तो कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट आर्टिकल 40 में आया, बट प्रोग्रेस बहुत स्लो थी। इसके रिकमेंडेशन के लिए 4 मेजर कमेटियां भी आई। बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, ईयर्स पूछे जाते हैं, सीक्वेंस पूछा जाता है, कमेटी ने क्या सजेस्ट किया ये पूछा जाता है, यूजीसी नेट में भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो पहली कमेटी थी बलवंत राय मेहता कमेटी, 1957 में आई। इन्होंने 3 टायर पंचायती राज सिस्टम दिया कि डिस्ट्रिक्ट, इंटरमीडिएट और विलेज, 3 लेवल का पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए डेवलपमेंट के लिए। अशोक मेहता कमेटी है, इन्होंने 2 टायर को कहा, इन्होंने कहा कि सेंटर और स्टेट ही होना चाहिए। और इन्होंने पॉलिटिक्स को डिसेंट्रलाइज करने का प्रयास किया, बट इनकी सजेशंस को नहीं माना गया था। फिर आई जीवी के राव कमेटी जो 1985 में आई। इन्होंने पंचायत को और स्ट्रेंथन करने का पर फोकस किया ताकि डेवलपमेंट हो सके। उसके बाद आई एल एम सिंघवी कमेटी 1986 में। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया पंचायत को, दिया नहीं, रिकमेंड किया। इन्हीं के रिकमेंडेशन पर पंचायत को संविधानिक दर्जा मिला, संविधान में ऐड किया 1992 में 73rd अमेंडमेंट में। तो चारों कमेटियां सीक्वेंस में पता होनी चाहिए आपको, किसके क्या रिकमेंडेशंस हैं। अगर आप 20 मार्क्स का क्वेश्चन लिखते हो, तो अगर ये कमेटी लिखते हो तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। और छोटे क्वेश्चंस में तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन इनको मिला, 73rd से पंचायत को मिला, और 74th अमेंडमेंट से अर्बन लोकल बॉडीज, म्युनिसिपल कमेटी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाए गए। तो 1992 के बाद पंचायत जो संगठन थे, वो सेल्फ गवर्नमेंट करने लगे, सेल्फ गवर्नमेंट बन गया था। अब ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स को लागू करने वाली एजेंसी नहीं थी, ये खुद की सरकार बन गया था अभी ये। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का महत्व क्या था? डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए, ताकि ग्रास रूट तक डेमोक्रेसी हो, पॉलिटिकल अवेयरनेस हो वहां के लोगों में, लीडरशिप हो अच्छी, लोगों का पार्टिसिपेशन हो, ग्राम सभा के थ्रू पार्टिसिपेशन हो। जैसे सेंटर में पार्लियामेंट होती है, वैसे ही गांवों में ग्राम सभा होती है, तो लोग उसमें पार्टिसिपेट करें और अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से डिसीजन ले, मतलब जो चीजें उनके लिए इंपॉर्टेंट है उन पर वो सॉल्यूशन ढूंढे और डिसीजन ले। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी आए, डिसीजन मेकिंग फास्टर हो जाए इससे, और स्कीम्स को बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सके। देन सोशल जस्टिस और इंक्लूजन। सोशल जस्टिस क्या होता है? सामाजिक न्याय मिले, मतलब समाज में सब इक्वालिटी हो, इंक्लूजन हो, सबको शामिल किया जाए। तो रिजर्वेशन स्टार्ट किया गया एससी एसटी और वीमेन का। वीकर सेक्शन को, जो कमजोर वर्ग थे, उनको एम्पावर किया गया। बैलेंस्ड डेवलपमेंट, लोकल नीड्स, फोकस ऑन लोकल नीड्स रिड्यूसेस रीजनल डिस्पैरिटीज। लोकल नीड्स पर फोकस किया जाए कि किस एरिया की क्या नीड है, ताकि रीजनल डिस्पैरिटी, रीजन्स में जो असमानता है, डिस्पैरिटीज है, उनको दूर कर दिया जाए। जैसे पंजाब बहुत ही रिच स्टेट है, बट अगर इसी तरह अगर हम लोग राजस्थान देखें तो बहुत पुअर स्टेट है, क्योंकि वहां पर बहुत बंजर जमीन है। तो इसीलिए उनके हिसाब से
फोकस किया जाए डेवलपमेंट पर। जैसे एग्जाम्पल क्या था कि 1/3 सीट्स विमेन्स के लिए रिजर्व करी गई पंचायत में, जिससे विमेन्स की अवेयरनेस बढ़ी, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ा, लीडरशिप बढ़ी। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन अगर इंडिया में बात करें तो क्या था? मैं बता चुकी हूँ कि 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए, दोनों एक ही साथ हुए थे 1992 में। 73rd में रूरल एरिया में पंचायत बनाई गई और 74th में कमेटी, नगर निगम ये सब बनाए गए। तो इसके की फीचर क्या थे? 3 टायर पंचायती राज सिस्टम स्टार्ट हुआ विलेज, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। 11वां शेड्यूल है, उसमें इनको 29 सब्जेक्ट दिए गए, जिस पर पंचायत प्लानिंग कर सकती है, जिन पर पंचायत लॉ बना सकती है, कुछ भी कर सकती है। ग्राम सभा बनाई गई, ग्रास रूट डेमोक्रेसी की शुरुआत की गई ग्राम सभा बनाकर। स्टेट का फाइनेंस कमीशन है, वो यहाँ पर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देता है, स्टेट से फंड्स को ट्रांसफर करता है, और रेगुलर इलेक्शन के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन यहाँ पर रेगुलर इलेक्शन करवाता है। बट बहुत सारे चैलेंजेस भी थे। फाइनेंशियल रिसोर्सेज पूरे नहीं पड़ रहे थे, बहुत ही कम हिस्सा गांव को मिलता है, ब्यूरोक्रेसी का बहुत कंट्रोल रहता है इन पर, और इम्प्लीमेंटेशन जो है स्टेट्स में वो अनइवन है। किसी स्टेट को बहुत कुछ मिल रहा है, किसी स्टेट को कम मिल रहा है, तो बैलेंस नहीं है। जैसे जो केरला है, अगर एग्जांपल बात करें, केरला डिसेंट्रलाइजेशन पार्टिसिपेटरी प्लानिंग के थ्रू कर रहा है। मतलब वहाँ प्लानिंग में सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि केरला बहुत पढ़ा लिखा स्टेट है, वहाँ पर 100% लिटरेसी रेट है। मतलब तो वहाँ के लोग प्लानिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि बाकी कुछ स्टेट ऐसे हैं जो बिल्कुल पिछड़े हुए हैं इस मामले में। तो ये चैप्टर पूरा होता है आपको, अगर डिसेंट्रलाइजेशन आप समझोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर तरीके से इंपॉर्टेंट है, भर-भर के क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। तो प्लीज़ आप लाइक करा करिए, कमेंट करा करिए, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और आपके लिए नए-नए वीडियो ला सकूँ। अगर कोई चैप्टर, कोई यूनिट, कोई टॉपिक आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।